हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स फॉर वुमेन इन इंडिया। तो हमारा जो सब्जेक्ट है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, उसमें टॉपिक काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है कि भाई आप बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अंदर औरतों के लिए क्या क्या प्रोविज़न्स जो हैं वो दिए गए हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं। तो जो ये टॉपिक है, इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमें पता है जेंडर स्कूल सोसाइटी में हमने कितनी बार जेंडर इक्वलिटी को लेकर के बातें की हैं। ठीक है, तो वो सब वीडियोस जाके देख लो जेंडर को लेकर के। इवन एमसीक्यूज़ जो हैं, आपके एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए सीरीज़ चल रही है। ईवीएस कवर्ड है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो हैं कवर्ड है। सीटेट के लिए भी सीरीज़ चल रही है। ठीक है, तो जेंडर इक्वलिटी के बारे में एक एक करके बात करेंगे। प्रियम्बल में, फंडामेंटल राइट्स में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके अंदर इन आर्टिकल्स के लिए बात की गई है। ठीक है, तो चलो। तो भाई यस, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेजेस की अगर बात करें तो सबसे पहले आते हैं फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स के अंदर बात की गई है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 कहता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, कि जो लॉज है ना उसके सामने सब समान है, चाहे मैन चाहे वेमेन कोई भी हो, वो लॉ के सामने समान है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि वेमेन को अनइक्वल ट्रीटमेंट दे दें, नहीं। उन्होंने कहा इक्वलिटी बिफोर लॉ। ये पूरा जो आर्टिकल है वो ये है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ठीक है, कि आप इक्वल, जो संविधान है उसके सामने हर कोई बराबर है, ये आर्टिकल 14 बात करता है। जबकि फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल नंबर 15 जो है वो बात करता है कि जो स्टेट है, मतलब कि जो गवर्नमेंट है, वो डिस्क्रिमिनेशन, वो भेदभाव नहीं करेगी। किस बेसिस पे? रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। आ गया सेक्स, सेक्स के बेसिस पे नहीं करेगी डिफ्रेंसिएशन, डिस्क्रिमिनेशन। तो यहाँ सेक्स के बेस पे आ गया तो मेल फीमेल आ गया। तो ये भी राइट जो है वो वुमेन के लिए दिया गया है कि जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, वो डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरीके का भेदभाव जो है वो वुमेन और मैन के बीच में नहीं करेगी। नेक्स्ट है द आर्टिकल 15 में ही बात होती है। आर्टिकल 15 ये भी बात करता है कि जो वुमेन और चिल्ड्रन है ना, उनके लिए जो गवर्नमेंट है वो स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है, जैसे कि रिजर्वेशन है हमारे यहाँ। ठीक है, तो आर्टिकल 15 जो है वो इस बारे में बात करता है कि जो गवर्नमेंट है वो स्पेशल प्रोविजंस जो है वो अगर हमें वुमेन और चिल्ड्रन के लिए बनाने हैं तो हम उसको बना सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि वुमेन सप्रेस रही हैं बहुत टाइम से, तो हमें उनको मैन के बराबर लाने के लिए उनको कुछ कुछ स्पेशल प्रोविजंस जो हैं वो देने पड़ेंगे। ठीक है, आर्टिकल 16 बात करता है कि जब भी कोई जॉब लगेगी ना, तो जॉब लगेगी तो उसमें मेन और वुमेन को इक्वलिटी दीजिए। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ के, भारत के हर नागरिक को, ऑफ ऑल सिटीजन्स। अपॉर्चुनिटीज़ किसको देनी है? ऑल सिटीजन्स। और ऑल सिटीजन्स कह दिया यानी कि मैन वुमेन बराबर चाहिए। तो उन्होंने कहा इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, रिलेटिंग टू किससे? एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। अपॉइंटमेंट करना है आपको अगर किसी ऑफिस में अंडर द स्टेट, तो आप क्या करेंगे? आप उनको बराबरी देंगे। ठीक है, आर्टिकल, उसके बाद हम आते हैं आर्टिकल 39A, जो कि आप सबको पता होगा कि ये हमारा डीपीएसपी है ना। इसको हम नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। हाँ, ठीक है, तो जो स्टेट है 39A के अंदर बात करता है कि जो स्टेट है, स्टेट का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट से है, कि जो स्टेट है ना उसको मतलब जैसे कि मैन और वुमेन है सबको सॉरी या जो मैन और वुमेन है उनको एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड चाहिए, मतलब वो कमा पाएँ, इस तरीके का आप माहौल दीजिए उनको, ऐसा एटमॉस्फेयर दीजिए जिससे कि वो अपनी अर्निंग्स कर पाएँ, है ना, अपने आप को अपने लिए लाइवलीहुड बना पाएँ। आप ऐसा माहौल दीजिए। आप ऐसा मत माहौल दीजिए कि जो है वुमेन काम करने ही नहीं जा पा रही, रात को काम करने नहीं जा पा रही, नहीं, अगर मैन जा पा रहे हैं तो वुमेन भी जाएँ। ठीक है, तो आर्टिकल 39A इसी बारे में बात करता है कि स्टेट जो है वो अपनी पॉलिसीज़ इस तरीके से बनाए कि वो मेन और वुमेन को इक्वली द राइट टू एक एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड प्रोवाइड कर पाए, कि जो लाइवलीहुड है वो उसको प्रोवाइड कर पाए, है ना। फिर 39 में ही बात होती है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। आमतौर पर देखा जाता है कि जो मेन और वुमेन सेम पोजीशन पे होती हैं, लेकिन फिर भी वुमेन को जो है कम सैलरी मिलती है मैन के कंपैरिजन में ऑन द सेम पोजीशन। ठीक है, तो
जो हमारा आर्टिकल नंबर 39D है वो इस बारे में बात करता है कि हमें इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जो है वो बोथ मैन और वुमेन को देना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा 39A में एक और बात आती है कि जस्टिस, हमें क्या प्रोवाइड करना है, जस्टिस, न्याय प्रोवाइड करना है। किस बेसिस पे, इक्वल अपॉर्चुनिटी के बेसिस पे। अब इक्वल अपॉर्चुनिटी के बेसिस पे करना है तो कैसे पर करना है कि जैसे मान लो मैन और वुमेन है, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, ये कोर्ट में किसी केस पे लड़ रहे हैं, तो वुमेन जो है वो क्या है, उसके पास लॉयर नहीं है, तो ये सरकार का काम है कि सरकार उसे वकील पहुंचाए, वकील दे, जिससे कि वो भी अपना जो केस है उसको लड़ पाए। अब अगर सिर्फ मैन के पास तो वकील है, वुमेन के पास नहीं है, तो केस क्या हो गया, केस हो गया एक तरफा, है ना, केस हो गया एक तरफा। तो इसीलिए क्या कहा, आप फ्री लीगल एड दीजिए, फ्री लीगल एड दीजिए, है ना, मतलब कि जो लीगल एड है वो आपको फ्री में प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो इस बारे में बात करता है। देन उसके अलावा स्टेट जो है वो क्या करे, आर्टिकल 42 डीपीएसपी की बात हो रही है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। जो स्टेट है उसका काम क्या है कि वो क्या, जब भी मैन वुमेन कोई भी काम कर रहा हो तो उसके लिए कैसी कंडीशंस बनाए, ह्यूमन कंडीशंस बनाए। ऐसी जगह ना हो जहाँ पे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा हो। ज़्यादातर हमें कभी कभी किसी प्रोफेशन में सुनने को मिलता है कि 48 आवर्स 72 आवर्स लोगों को काम करना पड़ रहा है विदाउट ब्रेक, है ना। तो ऐसा हमें कभी कभी शायद मेडिकल सेक्टर में या इनमें सुनने को ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं कि जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम है, तो फिर वो लोग आते हैं प्रोटेस्ट में कि भाई ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। या फिर कांच की फैक्ट्री, है ना, तो फिर ये वाला जो आर्टिकल है इसी बारे में बात कर रहा है कि हमें जस्ट और ह्यूमन कंडीशंस देनी है। वर्क तो वर्क, लेकिन डिग्निटी भी होनी चाहिए, जस्ट काम होना चाहिए। और उसके अलावा कहा कि मैटर्निटी रिलीफ होना चाहिए, मैटर्निटी रिलीफ। तो हमें पता है कि मैटर्निटी एक्ट भी है हमारे यहाँ, और है ना, तो जिसमें क्या होता है 6 महीने की पेड लीव मिलती है वुमेन को जिन्होंने बर्थ दिया होता है अपने बेबी को, ठीक है। उसके अलावा इसको हम नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, या ठीक है। उसके अलावा आर्टिकल 46 के अंदर बात हो रही है कि जो स्टेट है ना वो स्पेशल केयर प्रोवाइड करेगा एजुकेशनल और इकोनॉमिक, मतलब जो भी वीकर सेक्शन है ना, तो वीकर सेक्शन में कौन आ जाते हैं, SC ST, वुमेन, डिसेबल्ड, है ना। डिसेबल्ड नहीं कहना चाहिए, हमें कहना चाहिए स्पेशल स्टूडेंट्स जो होते हैं, है ना। तो उनके लिए क्या करना चाहिए, द एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है उनके हमें अपलिफ्ट करने चाहिए, है ना, उनके लिए काम करना चाहिए और हर तरीके के एक्सप्लॉयटेशन से उनको हटाना चाहिए। ये आर्टिकल 46 बात करता है। देन आर्टिकल 47 कहता है कि हमें सबका जो लेवल ऑफ न्यूट्रिशन है ना वो बढ़ाना है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है। ऐसा ना हो कि लोग जो हैं झुग्गी झोपड़ियों में ही रह रहे हैं, नहीं, आप उनको पक्का हाउसेस जो हैं वो प्रोवाइड कीजिए। अब आप कहेंगे मैम इसमें तो लिखा हुआ है, तो फिर हमें क्यों नहीं पक्का हाउस, इतने सारे लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, क्यों नहीं मिले उन्हें पक्का हाउस। तो भाई ऐसा है कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, है ना, ऐसा सरकार करे, ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकर चाहती थी कि वो ऐसा करें, ठीक है। तो उनके लिए वो धीरे धीरे करके कदम उठा भी रहे हैं। और न्यूट्रिशन के बारे में तो पता ही है कि 3 में से 1 महिला एनेमिक है, तो प्रेम्बल ये जो DPSP है ये भी कह रहा है कि आपको लेवल ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो बढ़ाना है, ठीक है। उसके अलावा जो है उन्होंने कहा 51AE ये आ गया हमारा फंडामेंटल क्या ड्यूटीज़, ये आ गई फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो फंडामेंटल ड्यूटी एक ही ड्यूटी में बात की गई है, इसमें कहा गया कि कोई भी ऐसी प्रैक्टिस जो कि डिग्निटी ऑफ वुमेन को हर्ट करें, है ना, रिनाउंस करें प्रैक्टिसेस जो कि डेरोगेटरी हैं डिग्निटी ऑफ वुमेन, जो वुमेन की डिग्निटी को हर्ट करें, ऐसी हर प्रैक्टिस को हमें प्रैक्टिस नहीं करना है। ये 51A जो है फंडामेंटल ड्यूटी बात करता है। देन उसके अलावा ये वाला आर्टिकल थोड़ा समझने की ज़रूरत है आपको। 243D के अंदर बात होती है कि 1/3 सीट्स जो हैं 1/3 सीट्स का रिजर्वेशन दिया गया है, कहाँ पे, पंचायत्स में 1/3 सीट्स का रिजर्वेशन वुमेन को दिया गया है पंचायत्स में, ठीक है। और 243D4 में जो चेयरपर्सन्स है ना, जो चेयरपर्सन्स हैं पंचायत की, उसमें भी 1/3 का जो है वो रिजर्वेशन दिया गया है। और सेम ही काम किया गया है म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए, है ना, 243 में ही। तो ये पूरा 243 का आर्टिकल है, ठीक है। तो ये सारे हमारे आर्टिकल्स थे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें सेफगार्ड दिए हैं वुमेन के लिए। लेकिन कुछ लीगल प्रोविजंस भी हैं, जो हमारा पार्लियामेंट है, लेजिस्लेचर है, उसने भी कुछ जो है लीगल चीज़ें लेकर आया है वो, ठीक है। तो क्या है,
जैसे कि आईपीसी के अंदर रेप को पेनलाइज किया गया है, 376 ऑफ आईपीसी रेप को पेनलाइज करती है। किडनैपिंग एबडक्शन जो है 363 373 के अंदर होता है। होमिसाइड फॉर डाउरी, डाउरी जो है 302 304 भी इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस एक नज़र मार लो इस पर, है ना। जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं बता देती हूँ आपको। जैसे कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है ना 1961, इसके अंदर क्या है 6 मंथ्स की पेड लीव, है ना। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट ये भी है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, है ना। तो ये सारी एक्ट जो हैं ये वुमेन के लिए बनाई गई हैं। उसके ये पॉक्स प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस के लिए 2005 में एक्ट बनाई गई है। उसके अलावा कुछ इनिशिएटिव्स भी वुमेन के लिए लिए गए, जैसे कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये जनवरी 1992 में बना और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। उसके अलावा रिजर्वेशन दिया वुमेन को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में 70, जो कि हमने पढ़ भी लिया है ना। उसके अलावा नेशनल प्लान बनाया एक्शन का फॉर द गर्ल चाइल्ड के लिए। उसके अलावा नेशनल पॉलिसी जो है एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के लिए हमने बनाई, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स जो हैं लिए हैं। बेसिकली जो टॉपिक है वो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है आपका। तो ये जो आर्टिकल्स है ना ये वाले, ये बहुत अच्छे से पढ़ लो इसे बढ़िया तरीके से, है ना। तो इस पे एमसीक्यूज़ आने के प्रबल चांसेस हैं और हमने एमसीक्यू सीरीज़ में इन सबको कवर किया हुआ है वैसे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। सो इसको लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। और आगे हम और भी वीडियोस जो हैं वो लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।